आखिर में अध्यक्ष भाषण के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की सेवानिवृत्त आचार्य डॉक्टर शशि आदरणीय जन, साथियों और प्यारे बच्चों, एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। मेरे साथ चार वक्ता हैं और मैं सबको सुन रही हूँ। तो आप जानते हैं कि बिल्ली और कुत्ते में दुश्मनी क्यों हुई। वो एक उसको भी लेके कहानी है। हमारे यहाँ तो हर बात को लेके कहानी होती है। बताया गया कि कुत्ते और बिल्ली में पहले बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। एक बार क्या हुआ कि दोनों को मक्खन की एक बड़ी टिकिया मिल गई, और मिल गई तो दोनों ने सोचा अच्छा कहीं इसको छुपा के रख देते हैं, आराम से खाएंगे। कहीं छुपा के रखा। कुछ दिनों बाद बिल्ली को अपने भांजे का जन्मदिन याद आया। कुत्ते ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो कहा भांजे का जन्मदिन है, हो आऊँ। गई, वापस आई तो पूछा कि हाँ नाम दिन है। पूछा, कुत्ते ने पूछा क्या नाम रखा, तो कहा कि चौथाई साफ। तो अच्छा। फिर उसके बाद में फिर बिल्ली कुत्ता चुपचाप रहा। कुछ दिनों बाद बिल्ली को फिर याद अपने भतीजे का नामकरण याद आया। गई आई तो क्या नाम रखा, तो तिहाई साफ। ये कैसा नाम है, तो कहा देखो साफ हमारा सरनेम है, तिहाई नाम है, ठीक है। उसके बाद में अगली बार फिर गई, फिर कुत्ते ने पूछा तो कहा आधा साफ। अच्छा आधा साफ। फिर अंत में जब बिल्ली आई खा पी के, तो कुत्ते ने पूछा क्या नाम रखा, तो कहा पूरा साफ। तो इसी तरह जो समय है हमारे चार वक्ता गुणों में कुछ अंत में खुरचने के लिए हमारे भाई मंजुनाथ जी और बहन पूर्णिमा जी के पास थोड़ा ही खुरचन। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मिठाइयों में एक मिठाई होती है खुरचन, है ना। हाँ, तो वो बचा थोड़ा सा और मेरे लिए तो खाली परात बची है। तो खैर, मैं अपनी बात कहने के पहले, चूंकि इतने अच्छे, इतने विचारोत्तेजक प्रस्तुतियाँ, मैं अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ। इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ हुई जिसमें हमारी बच्ची जो क्यूसाट कोचिन से आई है ये भी शामिल है। सबको मैं साधुवाद देती हूँ। तो सिंधु जी के लिए एक मेरी सलाह है, आपको वो जो 3.5 लाख वादा हो के भी नहीं मिले, वो मिल जाते। 3.5 नहीं, पूरे 7 लाख मिल जाते अगर आप एक काम करती। आप इसके साथ भारतीय ज्ञान परंपरा जोड़ देती। अभी समय हो गया, अभी नहीं हो पाएगा, पहले रखना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द डे। तो खैर, जो 4 प्रस्तुतियाँ हुई, अंत से पहले मैं शुरू करूँगी। पूर्णिमा जी ने जो आदिवासी कविता में प्रतिरोधी स्वर, बहुत अच्छा निबंध, बोलने का ज़्यादा अवसर नहीं मिला लेकिन थोड़ा सा जो नमूना रहा। और उसके बाद मंजुनाथ जी ने असली विषय गिरमिटिया और आदिवासी है, तो गिरमिटिया को आपने उस स्पष्ट किया जिसको हमारी बच्ची ने, और लाल पसीना उपन्यास पर। इसके बाद पूर्वोत्तर कविता पे भरत जी ने इस बार सिंहावलोकन किया। पूरी पूर्वोत्तर कविता को उदाहरणों समेत हम लोगों की चेतना में भीतर प्रविष्ट करवाकर, और उसके साथ कुछ बहुत ही विचारोत्तेजक और साहसपूर्ण प्रश्न उठाकर आपने विराम दिया। आपको बहुत साधुवाद भरत जी।
और हमारे आशीष त्रिपाठी जी ने बहुत मौजूद सवाल उठाया, भारतीयता की तलाश। आशीष जी की बात सुनते हुए मुझे दो बातें याद आईं। पहली बात, जो आपने मातृभूमि की, मातृमुखी सत्ता की, मातृ प्रधानता की बार बार जो बातें कहीं, कल भी बात हुई थी स्त्री पुरुष पर, हमारी सखी मोबिन अभी नहीं है, लेकिन कल उन्होंने बहुत ज़ोरदार ढंग से स्त्री समानता का, और आज दिव्या जी ने जो थोड़ा संकेत किया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ हूँ। मैंने दिव्या जी से कहा कि मैं कभी बाद में इस पर बात करूँगी कि विदेशों में रहते हुए भी स्त्रियों को और समानता, जो भारतीय स्त्रियों को जो दिक्कतें होती हैं, वहाँ विदेशों में भी सब कुछ हरा हरा और सुनहरा नहीं है, ये बात जो आपने कही। तो जो एक मातृमुखी या हमारे पास मातृ की, माँ की प्रधानता, तो 1970 के दशक में मैंने जो चर्चा की थी कल कि तेलुगु में दिगंबर कवित्वम के जो 7 कवि थे, उनमें एक का नाम ज्वालामुखी। अभी उस समय उन 7 कवियों में केवल एक कवि जीवित हैं जो अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं, अभी हैं वो निखिलेश्वर, वो उन 7 कवियों में से एक थे। खैर, एक कवि थे ज्वालामुखी, उन्होंने 70 के दशक में ये बात कही थी, और काफ़ी, चूँकि हमारी भी उम्र कम थी और हमारी चेतना को झकझोरने वाली बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा, माँ की प्रधानता बताते हुए उन्होंने कहा कि मदर इज़ ए रियलिटी, फादर इज़ ए डाउट। तो हमारे संस्कारी मन के लिए बाद में लगा कि एकदम सही है, माँ को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, माँ अपना प्रमाण स्वयं है। प्रमाण जिनको चाहिए वो वही सारी सत्ता का निर्वहन उसी प्रमाण की तलाश में करते आ रहे हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, वीर भोग्या वसुंधरा, पिता के नाम पर या उत्तराधिकार, ये सब कुछ सारा जंजाल जिस ओर इशारा आशीष जी ने किया। दूसरी बात जो आशीष जी ने उठाई वो मुझे याद आई कि आशीष जी ने पूछा कि कितने तरह की भारतीयता। 90s में, 96 में मैं पोलैंड गई थी, वारसा विश्वविद्यालय में 3 वर्ष मैंने पढ़ाया, और उसी क्रम में मैं एक सेमिनार में गई। ये 90s की बात है, करीब 97-98 की बात है। तो वहाँ पर एक सेमिनार में पहली बार मैंने, मेरे लिए पहली बार, उस समय यूरोप में होगी चर्चा, मुझे मालूम नहीं थी, कि बताया गया कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये अनेक राष्ट्रों का समूह है। तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, और उस समय मैं इतनी मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं थी कि मैं इस बात को ज़्यादा तर्क सहित उनके सामने रखती। लेकिन उसके बाद जब मैं इधर 2019-20 में मेरा जाना हुआ, तो एक बहुत ही सुखद आश्चर्य परिवर्तन मेरे सामने आया कि मैं कई बार जाते रहती हूँ, और वहाँ यूरोप में ख़ास तौर पे मॉडर्न हिंदी एसोसिएशन के ट्रांसलेशन वर्कशॉप्स होते हैं। तो उन अनुवादों के वर्कशॉप में जो लोग बैठे थे, उनकी पूरी धारणा बदल गई थी, और अनुवादों के लिए वे गीतांजलि श्री का रेत समाधि चुन रहे थे। जसिंता केरकट्टा की कविताएं मैंने पहले उनके माध्यम से वहाँ जानी, और आदिवासी कविता, दलित कविता, हाशिए की कविता, इन सब पर, इस भारत पर वो विचार कर रहे हैं। तो यह जो असली भारत, असली कई भारत के कई स्वरूपों में से एक जो है, उसको पकड़ने की कोशिश। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था, पहली बात तो ज्ञान परंपरा की बात मैंने कही, तो मुझे याद आया कि मेरे मित्र स्वीडन के प्रोफेसर हैंस हैं, उन्होंने बड़े दुख से मुझे कहा था कि शशि जी 2-3 बार भारत में आया, इधर आते रहते हैं, इधर आया, हिंदी के अध्यापक हैं और भारत विद्याविद हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में मुझे बुलाया गया, हमको बैठाकर
आद्यंत आद्योपान सुनाया गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, मगर हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि हम क्या सोचते हैं, हमारे दृष्टि में भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, हमसे नहीं सुनना चाहा। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि ये देश का सवाल दूसरे देश से था, इसलिए तो ये भी एक स्थिति है। अब सवाल ये है कि मुझे लगता है जब आशीष जी ने सवाल किया कि भारत, कौन सा भारत, कहाँ, मुझे लगता है कि एक भारत खोजा जाना चाहिए उनकी आंखों में जो भारत से बाहर गए हैं और जिनके लिए भारत सांस्कृतिक स्मृति में जीवित है। दूसरा खोजा जाना चाहिए उन लोगों के लिए जो भारतीय होते हुए भी जो बाहर है, लेकिन जो भारत विद्याविद हैं और भारत को, जो मैक्स मूलर से शुरुआत होती है, आशीष जी ने मैक्स मूलर का नाम लिया, विविधता में एकता, जो औपनिवेशिक भारत है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो भारत उपनिवेशोत्तर भारत जो है, उत्तर औपनिवेशिक भारत में भारतीयता की संकल्पना अब विविधता में एकता के बजाय एकता में विविधता पर आ गई है। और आशीष जी ने बहुत सावधानी से राष्ट्र का नाम नहीं लिया, देश का प्रयोग किया। देश स्पेस के भी अर्थ में आता है, कंट्री के भी अर्थ में आता है। तो आपने देश की बात की। तेलुगु में राष्ट्रम, राज्य को कहा जाता है, और राष्ट्र की संकल्पना जैसे आपने कही अथर्ववेद में भी बताया जाता है, लोकमानस में भी राष्ट्र की संकल्पना की है। आशीष जी ने कई मौजूद सवाल उठाए, लेकिन एक उसमें बहुत रोचक ये रहा कि वो बराबर मिथक और इतिहास में आते जाते रहे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आपने की। जो भारत का जो भौगोलिक है, परिसीमाएं, चारों धाम की कल्पना, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रकल्पना हमारे पास पहले से ही है। भौगोलिक उसकी सुविधाएं बाद में मिली हमको आवागमन के साधनों के कारण, पूर्वोत्तर में वो भी नहीं है, भरत जी ने बताया पूरी तरह से। लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रकल्पना उसी समय 1893 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक भाषण दिया था अमेरिका में नेशनलिज्म पर, और ध्यान से उस भाषण को आप देखिएगा, कहीं भी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी राजनीतिक राष्ट्रीयता की बात नहीं करते हैं, वे सामाजिक राष्ट्रीयता की बात करते हैं और अमेरिका वालों से कहते हैं कि आप लोगों के सामने समस्या राजनीतिक रूप से राष्ट्र बनाने की है, लेकिन भारत के पास सामाजिक राष्ट्रीयता है, ये वह बताते हैं। विवेकानंद भी उस समय। तो धीरे धीरे जो एक राष्ट्र राज्य, मेरा ख्याल है, आगे हम लोग इस पर कभी बात करेंगे इसी में, कि राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की राष्ट्रीयता की संकल्पना यूरोपीय राष्ट्र राज्य के रूप में, नेशन स्टेट से अलग है। यहाँ पर राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में, एक गणराज्य के रूप में, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, ये सभी संप्रभुता संपन्न, ये इस रूप में एक भारतीयता। अब दूसरी बात आपने ये की कि भारतीयता अलग है और राष्ट्रीयता अलग है। तो जब आपने भारतीयता की बात की, और बेशक आपने बात की कि लोकमानस में, आदिवासी साहित्य में इस भारतीयता की तलाश, ये सब मिलकर सारे तत्व भारतीयता का एक संरूप खड़ा करते हैं। आपने ये बात कही, और वाकई आज अभी ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है, आगे हम हैं, बात होती रहेगी। लेकिन आप चारों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सारी बातों पर सोचने के लिए आप लोगों ने प्रेरित किया। बहुत धन्यवाद।
विभाग के भूतपूर्व छात्रा अनु रॉय को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रोफेसर शशि मुदिराज जी, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, प्रोफेसर भरत प्रसाद जी, डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, डॉक्टर पूर्णिमा आर जी, माननीय अतिथिगण और सभी छात्रगण, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मनीषा वी के शोध छात्र महाराजास कॉलेज की धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने स्वागत भाषण अर्पित किया। हम विशेष रूप से इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर शशि मुदिराज जी का धन्यवाद करते हैं। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी को भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने भारतीयता की वैकल्पिक धारणा और आदिवासी कविता के महत्व पर बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत किया। प्रोफेसर भरत प्रसाद जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत की आदिवासी कविता के महत्व पर अपने अमूल्य विचारों से हमें लाभान्वित किया है। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने गिरमिटिया और प्रवासी साहित्य के महत्व पर बहुत ही ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर पूर्णिमा आर जी का भी धन्यवाद करती है, जिन्होंने आदिवासी कविता में प्रतिरोधी स्वर, जल, जंगल, जमीन के विशेष संदर्भ में विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए इस कार्यक्रम को समृद्ध किया। काव्या जी को भी उनके प्रपत्र प्रस्तुति के लिए धन्यवाद अदा करती हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी को और से मैं प्रोफेसर शशि मुदिराज जी, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, प्रोफेसर भरत प्रसाद जी, डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी और डॉक्टर पूर्णिमा आर जी को भी धन्यवाद अदा करती हूँ। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सिंधु पी कौमा जी का भी हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम की संचालिका प्रोफेसर सिंधु टी.आई. का विशेष आभार, जिनके समर्पण और प्रयासों के बिना यह आयोजन इतना सफलतापूर्वक संभव नहीं हो पाता। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी छात्रगण, प्राध्यापक और शोधार्थियों का भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल और सार्थक बनाया। हमें विश्वास है कि यह सत्र आप सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ होगा। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सब कल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। धन्यवाद और शुभ दिन।